बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो सीबीएसई ने दिया है उसमें एक अलग तरह का असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया है। उस अगर असर्शन रीजन क्वेश्चन को आप वेबसाइट पे देखेंगे तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, एनसीईआरटी की बाहर की इंफॉर्मेशन है। उसमें थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दी है, फिर आपसे कहा इस इंफॉर्मेशन को समझिए और फिर देखिए कि असर्शन रीजन की अप्रोप्रिएटनेस कैसे है। सो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन एंड कमेंट अपॉन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द असर्शन एंड रीजन। सो अगर आप असर्शन, अगर पहले तो आपको यह पढ़ना है ये इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। सो यहां पर अगर आप इंफॉर्मेशन देखें, एक्सेप्शनली क्लियर वाटर में, बहुत जो वाटर पॉल्यूटेड नहीं है, काफी क्लियर है, one can find seaweeds growing as far as 250 meters below the surface of the sea. Seaweeds ये एल्गी हैं 250 मीटर डेप्थ तक देखने में मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो रिकॉर्ड है वो एक कैलकेरियस रेड एल्गी का है। सो ध्यान दीजिए, आपको जो पॉइंट ध्यान देना है वो रेड एल्गी है जो कि मिली करीब 268 मीटर्स, जहां पर केवल 0.005% ऑफ द सनलाइट पेनिट्रेट्स, बहुत कम सनलाइट का पेनिट्रेशन है। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से सारी एल्गी में वो कौन सी एल्गी है जो डीपेस्ट वाटर में मिलेगी। उसी चीज पर बेस्ड असर्शन रीजन ऑफ ऑल एल्गी, रेड एल्गी आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर। सबसे पहले ये सोचिए कि असर्शन ठीक है कि नहीं। सो ये असर्शन ठीक है, आपने अपने दिमाग में देखा। अब आपने ये देखना है कि रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो मुझे पहले ही अपने दिमाग में सोचना है कि वो रीजन क्या होना चाहिए। सो मैं इसके आखिर में बिकॉज लगाऊंगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए असर्शन रीजन में एक बहुत बढ़िया तरीका यह है कि अगर आपका असर्शन स्टेटमेंट ठीक है तो आप उसके आखिर में बिकॉज लगा के अपने मन में उस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। ऑफ ऑल एल्गी, रेड एल्गी आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर बिकॉज, सी द बिकॉज अब मैं अपने दिल में सोच रहा हूं, अपने दिमाग में सोच रहा हूं, तो मुझे यह पता है कि जो लाइट है उसमें जो फोटॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी एक वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, उतना पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन देखिए, 400 नैनोमीटर से आप 700 नैनोमीटर की तरफ देखिए, तो 400 नैनोमीटर की तरफ आपको वॉयलेट ब्लू इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिलेगा। इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है, और ये ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी। केवल इससे काम नहीं चलेगा, अगर ये पेनिट्रेट कर रही है तो इस एल्गी के अंदर एक कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होना चाहिए स्पेशल, जो इस लाइट का अगर इस्तेमाल कर सक रहा है, अगर इसको एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, तो आप इमीडिएटली समझ सकते हैं कि ये एल्गा सबसे डीपेस्ट वाटर में मिलेगा। अब आपने देखा कि यहां रीजन क्या लिखा है, द रेड एल्गी कंटेन पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब ब्लू एंड वॉयलेट light in the PAR. This is absolutely the same reason that we were thinking, and therefore both assertion and reason are true, and reason correctly explains the assertion. ये हमारा आंसर होगा। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है। मैं आपको इसके पॉइंटर्स बता रहा हूं। सो मैं इसके पॉइंटर्स बता रहा हूं। सबसे पहले अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है खास तौर पे, तो मैं डिफाइन करूंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैं अपनी एनसीईआरटी की एक लाइन इस्तेमाल करूंगा सबसे पहली, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल प्राइमेट्स में होने वाली रिप्रोडक्टिव साइकिल है। एक तो पॉइंट मैं ये बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से अगले डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक जितने भी इवेंट्स हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। सो मैंने यहां पर 2 पॉइंट्स जो अभी आपको बोले उन पॉइंट्स को मैंने लिखा। फिर मैं यहां पर एक और सिंपल पॉइंटर लिखूंगा। मैं ये कहूंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप 2 तरह के इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक वो इवेंट जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम
में हो रहे हैं और दूसरे जो ओवरी के अंदर हो रहे हैं। सो एक पॉइंट मैं एग्जामिनर को यह बताना चाह रहा हूं कि दो तरह के इवेंट्स हो रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कुछ इवेंट्स ओवरी में हो रहे हैं और पैरेलल में सिंक्रोनाइज्ड वे में कुछ इवेंट्स यूट्रस में हो रहे हैं। तीसरी चीज, अगर मेरे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो मैं ये कहूंगा कि एक टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मल करीब करीब बीच में एक इवेंट होता है जिसे आप क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कुछ फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आपने इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है तो ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन के बाद आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। जब मैं दूसरे पैराग्राफ पे जाऊंगा तो अब मैं इवेंट्स बताना शुरू करूंगा। सबसे पहले फेज बताना शुरू करूंगा। मैं ऐसे लिखूंगा, इट बिगिंस विद मेंस्ट्रुअल फेज, इट बिगिंस विद मेंस्ट्रुअल फेज। सो बड़े ध्यान से देखिए, डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो। उसके बाद में मैं ये कहूंगा कि दिस मेंस्ट्रुअल फेज और दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो इज स्लफिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बिकॉज ऑफ विड्रॉवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। ये मुझे 3 पॉइंट यहां पर लिखने हैं। सो मैंने आपको बताया 1, 2 and 3। सो मैंने कहा डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, डे 1 है साइकिल का। दूसरा मैंने कहा प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग है, और अभी मैंने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है ये 3 से 5 दिन की हो सकती है। इसके बाद में मैंने ए लिखा, यहां पर मैंने ऊपर लिख दिया फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा फिर मैं लिखूंगा कि जो यूट्रस है उसमें प्रोलिफरेशन होगा, उसके हिसाब से इस स्टेज को कहते हैं प्रोलिफरेटिव, और कॉरस्पॉन्डिंगली ओवरी में इस वाली फेज को हम फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। सो अब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद में, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में जो दूसरी फेज आएगी उसे प्रोलिफरेटिव या फॉलिक्यूलर कह सकते हैं। 2 पॉइंट आपने मेंशन करने हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में, यहां पर आपने लिखना है ईस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में, ध्यान दीजिए आपकी एनसीईआरटी, एंडोमेट्रियम अपने आप को रीजनरेट करता है बिकॉज ऑफ प्रोलिफरेशन। सो ये वाला पॉइंट आपने यहां पर मेंशन करना है। दूसरा पॉइंट आपने ये कहना है कि ओवरी में जो फॉलिकल है वो डेवलप होता है, और डेवलप होकर के फिर फाइनल जो फॉलिकल बनता है उसे आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, एंड दैट वुड बी बिकॉज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। सो हमेशा बेटे हार्मोन का नाम जरूर बता दीजिएगा एग्जामिनर को, और आपने कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। तो जब आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको करा रहा हूं। देखिए इसके बाद में जो अगली स्टेज आएगी आप ये कहेंगे नंबर 3। तो थर्ड पॉइंट आप ये कहेंगे कि करीब मिडल में, करीब जो मिड है उसमें करीब डे 13 मेंशन करिएगा, डे 14 मेंशन करिएगा, और ये कहिएगा कि यहां पर ईस्ट्रोजन का एक पॉजिटिव फीडबैक है विद LH, और इसकी वजह से LH का लेवल बहुत बढ़ता है जिसे हम कहते हैं LH सर्ज, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कह सकते हैं कि इस ओव्यूलेशन में जो चीज रिलीज हो रही है वो सेकेंडरी oocyte है। सो ये जो चीज रिलीज हो रही है दिस इज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte। सो आपने लिखा कि ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। इसके बाद में आप डी फेज लिखेंगे, उसमें सबसे पहले आप उसका नाम डालिएगा, और आप ये कहेंगे कि अगर आप एंडोमेट्रियम के हिसाब से सोचेंगे तो इसे सिक्रीटरी कहा जाता है, और अगर आप ओवरी के हिसाब से देखेंगे तो इसे ल्यूटियल फेज कहा जाता है। अगेन आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। आप ये कहेंगे कि ओवरी में जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जैसा मैंने आपसे कहा हार्मोन जरूर याद रखिएगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉइंट ये है, इसलिए आपने ल्यूटियल कहा। फिर आप ये कहेंगे कि इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो बहुत न्यूट्रिटिव हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा अडेप्ट हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, और
प्रेगनेंसी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। ये 2 पॉइंट्स आपने लिखे। इसके बाद आप ये कहेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एक आप पॉइंट कहेंगे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई सो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, प्रोजेस्टेरॉन का विड्रावल होता है और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है एंड नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अगर आप बहुत अच्छा एक आंसर लिखना चाहते हैं तो आपको मेंशन करना चाहिए इसमें कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई देन ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। इस तरह से आप सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे एंड क्योंकि 5 नंबर का है एंड इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल यू शुड मेक दिस डायग्राम विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे 7th ऑफ मार्च से आपके बायोलॉजी के पेपर तक 16th ऑफ मार्च तक। थैंक यू सो मच।